नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। देश का दिल दिल्ली, महाभारत काल में इस देश का दिल जो आज दिल्ली है, इसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ को लेकर बातें हो रही हैं, लगातार लोग चाह रहे हैं कि एक बार दिल्ली का नाम पुनः इंद्रप्रस्थ स्थापित हो। इस सब पर बातचीत करने के साथ पौराणिक इतिहासकार मनीष कुमार गुप्ता जी जुड़ेंगे। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ समाज सेविका और द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉक्टर मीरा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। मीरा जी, आपका जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है जो आपने दिल्ली का नाम पुनः इंद्रप्रस्थ करने का जो मामला उठाया है, और धीरे धीरे मामला ये सुर्खियां बनेंगे। उससे पहले ही हम लोग इस पर बात करेंगे कि आखिर दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाए। कौन से वो सबूत है, कौन से वो तथ्य है जिनसे हम ये कह सके कि यही प्राचीन इंद्रप्रस्थ था जो आज दिल्ली है। पहला सवाल आपसे ही। पहला सवाल आपका। हाँ, तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि एक तो तथ्य के हिसाब से और उसकी भूगोलिक स्थिति को स्थापित करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये सही जगह है कि नहीं। तो सबसे प्राचीन हमारे पास जो ग्रंथ है वो है महाभारत। हम जानते हैं महाभारत में बहुत विस्तार से इंद्रप्रस्थ की स्थापना यमुना नदी के किनारे एक पॉलिटिकल डिसीजन के द्वारा हुई थी। वो मैं लेटर आपको और उसके बारे में बताऊंगी। और उसके बाद हमारे पास एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं इंद्रप्रस्थ महात्मा। आप जानते हैं हमारे प्राचीन समय में हर एक महत्वपूर्ण जगह का एक अपना ग्रंथ होता था जिसका महत्व लिखा जाता था। अयोध्या महात्मा है, काम्पिल्य महात्मा है, इंद्रप्रस्थ महात्मा में पूरा डिटेल में उसकी ज्योग्राफिकल एरिया दिया हुआ है। और उसके बाद आपको मालूम है कि जब तक कि हमारे हिंदू राजा थे तब तक तो कोई किसी के दिमाग में कोई डाउट ही नहीं था कि ये इंद्रप्रस्थ है। डाउट आया अभी रेशन 200 साल में डाउट आया। तो हमारे पास अभी जो प्रमाण है वो हमारे पास अभिलेख है जो हमें रायसीना हिल जो हमारी जहाँ राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे मिला था एक ब्रिटिशर को इन द 1870s। एक हमारे पास अभिलेख है जो नारायणा एरिया का मिला था। हमारे पास एक अभिलेख है जो मछली शहर सुल्तानगढ़ यूपी में मिला था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जो स्वयं जो मांडव का जो गढ़ था, पुराना किला जिसको हम लोग पांडव किला कहते हैं, जो मथुरा रोड पे स्थित है, उसमें जब 1913 और 14 में ब्रिटिशर्स लोग अपनी राजधानी यहाँ बनाने के लिए उसका पूरा क्लीन कर रहे थे, वहां की आबादी को हटा रहे थे, तब एक अभिलेख मिला था। वो था राजा भोज का, राजा भोज मेहर जो कि पंचाल वाले थे। तो इतने सारे अभिलेख। उसके साथ साथ सल्तनत पीरियड, तुगलकी की जो कहानी हिस्ट्री है, आईने अकबरी जो मुगल काल में लिखी गई, सब में इसका नाम वर्णित है। इनफैक्ट आईने अकबरी में तो यहाँ तक कहा है कि हुमायूं ने आके इंद्रप्रस्थ किला पे अपना पहला पड़ाव रखा। उसके पहले जो हमारे यहाँ अटैक हुए हैं, इन्वेजन्स हुए हैं गजनी के टाइम पे, उनमें भी मेंशन्ड है कि वो इंद्रप्रस्थ किले में आए और उन्होंने वहां से जितने आभूषण थे और सारी जो हमारी गिन्नियां थी उनको लूटा, लोगों को बांटा और बाकी अपने साथ ले गए। ये ऐसी डिटेल डिस्क्रिप्शंस है। तो जब इंद्रप्रस्थ का हमारे पास भूगोलिक वो है, इंद्रप्रस्थ में हमें वो इंस्क्रिप्शंस मिल रही हैं, अभिलेख मिल रही हैं और किताबों में मेंशन्ड है, तो इससे ज्यादा और क्या सबूत हो सकता है। लेकिन सबसे भी बड़ा सबूत जो रिसेंट टाइम में है कि जो मैं अंग्रेजों की बात कर रही थी, तो 1911 में एक नोटिफिकेशन निकाला था अंग्रेजों ने, जिस नोटिफिकेशन में उन्होंने जब इस जगह को साफ किया और अपनी कहनी चाहिए इंपीरियल सिटी उन्होंने न्यू दिल्ली बनाई, उसका उन्होंने पहले आकलन करा कि पहले इंद्रप्रस्थ कहाँ था। एक पूरी रिसर्च करी जो डॉक्यूमेंटेड है
और उन्होंने कहा ये इंद्रप्रस्थ एरिया था जो कि हमारा न्यू दिल्ली एरिया है, और उसको उन्होंने उस नोटिफिकेशन में लिखा कि जो पुराना किला और पूरा ये जो एरिया है वो इंद्रप्रस्थ मौजा, क्योंकि मुगल टाइम पे उसको मौजा कहने लगे थे। दूसरी चीज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, 1877 के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं जिसमें उसका मैप दिया गया है, जिसमें उसकी कितनी आबादी है दी गई है, कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता था इस एरिया से वो दिया हुआ है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मनीष जी, अभी नीरा जी ने साफ साफ शब्दों में पूरा प्रूफ दिया कि आखिर इंद्रप्रस्थ क्यों बनाया जाए दिल्ली को। आप भी पौराणिक इतिहासकार हैं, इतिहास की बातों का बड़ा मर्म जानते हैं। ऐसे में क्या बता सकते हैं आप कि दिल्ली को क्यों बनाया जाए? देखिए, आप ये समझिए, हमारे पुराण हमारे इतिहास ग्रंथ हैं। जब हम पुराणों की बात करते हैं, विशेष तौर पर रामायण महाभारत की बात करते हैं, तो हमको यह समझ लेना चाहिए कि ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। जब महाभारत की बात करते हैं तो अंग देश की बात आती है, महाभारत की बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र की बात आती है, महाभारत की बात करते हैं तो जो जहां पर युद्ध हुआ था और वो कुरुक्षेत्र हुआ, और जहां पर हस्तिनापुर में राजा राज्य करते थे, हस्तिनापुर की बात आती है। अगर हस्तिनापुर की चर्चा के बाद पांडवों ने जब अपनी राजधानी बनाई तो उसको बताया कि हस्तिनापुर की राज्य के पास एक राजधानी बनाई, इंद्रप्रस्थ थी, तो वो दिल्ली है। हस्तिनापुर के जंगलों में आपको वहां के सबूत मिलते हैं, पांडवों कालीन मंदिर नजर आते हैं। अभी जब पुराने किले में खुदाई हुई दिल्ली में मथुरा रोड पर, जैसा कि नीरा जी कह रही थी, पुराने किले के पास जब खुदाई हुई तो वहां उस समय के बर्तन और सामान मिले। इसी तरीके से अभी खुदाई होने पर मेरठ के पास लाक्षागृह होने के सबूत मिले, और वहां चैरियट मिला, यानी रथ मिला सोनौली में, यस, है ना, रथ मिला, और उसमें लोहे का इस्तेमाल हुआ था। yes. तो लाक्षागृह कहाँ है? वो हमें इन सब की, अगर महाभारत के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उनकी दूरी को नापेंगे तो पता लगेगा। ठीक इसी तरीके से मैंने एक लेख लिखा था कि जब पांडवों की मृत्यु के बाद उनका जो प्रपौत्र था, क्या नाम उसका, मुझे नाम नहीं आता रहा, जिसने किया था, परीक्षित ने जिस जगह है ना नाग यज्ञ किया था, वो जगह भी फिरोजाबाद के पास शिकवाबाद में स्थित है। तो इस तरीके से हम देखें, आसपास पूरे भारत का नक्शा बना हुआ है, फिर चाहे वो मगध हो, चंपा हो, काशी हो, कौशल हो, मल्ल हो, वेदी हो, वत्स हो, कुरु हो, शूरसेन हो। शूरसेन आपको बता दूं, मथुरा के पास आगरा वाले एरिया को शूरसेन कहते हैं। ऐसे ही इटावा के आसपास की नगरी को एक चक्र नगरी कहते हैं। ये वो जगह है जहां पांडवों ने अज्ञातवास को झेला था। काशी के एक अवंतिका तो है, उज्जैन को अवंतिका कहते थे, और दूर जो अब कंधार है वो गांधार, जहां की देवी गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। तो आप ऐसे देखेंगे कि पूरे भारत का किस तरीके से वर्णन महाभारत में है। और इतिहास की जानकारी क्या चाहिए आपको? मैं तो भारत सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूंगा कि इन पर जो खोज है, हमारे देश में बहुत खोज हो रखी है, डॉक्टर नीरा जैसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने बड़े सारे सबूत निकाले हैं, इसको ऑथेंटिकेट किया जाए और हमारे पाठ्य पुस्तकों में ये धर्म के नाम पर न पढ़ा के इतिहास के नाम पर पढ़ाया जाए। जब आज हम मानते हैं कि जूडो का आविष्कार भारत ने किया, सैकड़ों हजारों साल पहले किया, जब हम जानते हैं कि कौरवों के 100 पुत्र थे, तो 100 की गिनती तभी तो आई होगी जब जीरो का आविष्कार हो चुका होगा। तो हमें ये जानते हुए कि अगर ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ है तो क्यों ना इसको हिंदू मान्यताओं के आधार पर, अगर मुंबा देवी के नाम पर बॉम्बे का पुनर्नामकरण मुंबई हो सकता है, कैलकाटा का कलकत्ता हो सकता है, चेन्नई मद्रास का चेन्नई कर सकते हैं, तो क्यों ना अपनी वास्तविक सच्चाई और अपने प्राइड को महसूस करते हुए हमें दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए। डॉक्टर स्वामी ने ट्वीट किया था इस मामले में, और नीरा मिश्रा जी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा इस पर उनकी बड़ी रिसर्च है। मैं तो आपको याद दिला दूं, दिल्ली नाम तो दिल्ली के एक बहुत पुराने राजा ढीलू के नाम पर हुआ। तो हम किन चीजों को
ढो रहे हैं, हम मुगल कालीन आक्रमणकारी राजाओं के नाम पर सड़कें ढो रहे हैं, हम उस राजा ढीलू जिसका कोई राष्ट्र में देश के नाम कोई कंट्रीब्यूशन में नहीं मिला उसको झेल रहे हैं, ढो रहे हैं। तो आज हमें अपने हिंदू मान्यताओं के आधार पर और मान्यताओं से भी ज्यादा इतिहास के आधार पर हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि ये दिल्ली असल में इंद्रप्रस्थ है और हमें इसका नामकरण ऐसा करना ही चाहिए। नीरज जी, आपके नाम का उल्लेख स्वामी जी ने अपने ट्वीट में किया था कि आपने इस पर रिसर्च की है। आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो न्यास है, वो पुरातन संस्कृति पर ही काम कर रहा का नाम पर जाना जाता है। ऐसे में आपने क्या क्या इसके और प्रूफ जो है कि दिल्ली का नाम इस तरीके से इंद्रप्रस्थ था, इस जगह राजधानी थी, तो क्या तथ्य है, कहां पर कौन से इलाके में जब इंद्रप्रस्थ था, तो कौन सा इलाका जो आज दिल्ली में है वो पहले इंद्रप्रस्थ कौन सा इलाका था? इस बारे में भी दर्शक जानना चाहते हैं, दर्शक जिज्ञासु है। मैं आपको वो जरूर बताऊंगी, उसके पहले मैं आपको सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्यों ट्वीट करा इसके ऊपर मैं बता दूं। उन्होंने मेरे से 2016 में एक वादा किया था। 2015 में मैंने एक न्यूज रिपोर्ट देखी थी, थोड़ा बैकग्राउंड इसको और बता दूं मैं। एक न्यूज रिपोर्ट देखी कि ये जो पूरा दिल्ली का एरिया है इंद्रप्रस्थ का, इसका नाम चेंज करवाया जा रहा है। डीडीए ने उसका रिकॉर्ड में नाम चेंज कर रहे हैं। क्या नाम रख रहे थे? दीनपना। तो मैं एकदम से चौंक गई, मैंने कहा दीनपना कहाँ से आ गया। फिर मैं इस पे डूबी, क्योंकि तब तक मेरा फोकस जो था वो पांचाल पे था, क्योंकि मैं पांचाल काम्पिल्ले की बेटी हूँ, तो मेरा उस पे फोकस था और जनरली महाभारत की क्रोनोलॉजी और डेटिंग पे था। लेकिन फिर मेरा अटेंशन यहाँ आया कि हमारे देश में जो हमारी राजधानी है और हमारे स्कॉलर्स जो बाहर से आते थे वो मुझसे कहते थे कि तुम कहती हो कि ये 5000 साल पुरानी है, यहाँ तो 400 साल पुरानी बिल्डिंग देखती है, तो ये कैसे प्रूफ है कि ये पुरानी चीज? तब मैं इसमें कूदी तो मैंने ये पाया कि ये एक स्ट्रेटेजिकली पूरे तत्वों को छुपाया गया। जिस अभी मैंने अभिलेख की बात करी आपसे, ये अभिलेख अभी तक सामने नहीं आया है, किताबों में मेंशन्ड है बाय ग्रेट स्कॉलर्स राजा भोज का। अब इसका दायरा की बात बताती हूँ। जो इंद्रप्रस्थ क्यों बना था, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है महाभारत की कथा कि जैसे ही द्रौपदी का स्वयंवर हुआ पांचाल में काम्पिल्ले में, धृतराष्ट्र को ये बिल्कुल निश्चय हो गया कि हमारे ये 5 पांडव तो योद्धा बहुत ताकतवर है, इनके साथ पांचाल की ताकत जुड़ गई, अगर मैं अपने इसके लिए कुछ नहीं करूंगा, उनको अपनाऊंगा नहीं, तो ये हमारे हाथ से राज्य चला जाएगा, मेरे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने इस देश का विभाजन करा और जो उन्होंने हिस्सा इनको दिया, जिसको इंद्रप्रस्थ का नाम बाद में दिया गया, एक खांडवप्रस्थ एरिया था और ये बहुत विशाल था। ये कवर्स एनसीआर, आज का जो एनसीटी दिल्ली है, तो तिलपत, बागपत, सोनीपत, पानीपत, ये सारे एरिया 5 एरिया मिला के इनको दिए गए थे। तो आज की डेट में मैं कहूंगी कि एनसीआर जो हमारा एरिया है जो विस्तार का, वो इंद्रप्रस्थ जनपद था, लेकिन जो राजधानी का एरिया था जहां से पांडव रूल करते थे, वो एरिया था पांडव किला, इंद्रप्रस्थ किला, जो कि इस समय मथुरा रोड पे स्थित है, वो प्रोटेक्टेड साइट है। तो क्योंकि हुमायूं वहां आके बैठा था इंद्रप्रस्थ किले पे, तो अंग्रेजों ने उतना ही हिस्से को प्रोटेक्ट करके और उसका नाम मौजा इंद्रप्रस्थ करके प्रोटेक्ट कर दिया ताकि इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन 1947 के बाद जो हमारी एक अनफॉर्चुनेट स्थिति रही कि हमारा जो कल्चर था वो था एएसआई कल्चर में था, कल्चर एजुकेशन में था। एजुकेशन में कंटिन्यूसली 5 जो मिनिस्टर्स बने वो एक माइनॉरिटी वाले थे, तो उनको ना तो इसके बारे में कुछ करना था और इन्होंने उनका एक अनरिटन रूल है कि जो भी एंशिएंट साइट्स है उनको रूइंस में छोड़ दो। इस हिसाब से पूरे इंद्रप्रस्थ को रूइंस में छोड़ा गया। यहाँ के अगर आप कुतुब एरिया में जाएंगे तो वहां एक बहुत विशाल लोह स्तंभ है। वो स्तंभ जो है, वो जो स्तंभ लगाया गया था
वो भी, और जो आप ढेलू की बात कर रहे हैं, ढेलू भी डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वो सारे वंशज पूरा उन्हीं से आ रहे थे, पांडवों से ही वंशज आ रहे थे। वो सारे हमारे पास जो 4000 साल का रूल हुआ था पृथ्वीराज चौहान तक, वहां तक की जो वंशावली है उसमें 124 करीब राजा थे, उन सब में इन लोग का नाम आता है। तो वो लोह स्तंभ भी युधिष्ठिर के पूर्वज ने लगाया, के वंशज ने लगाया था, तो वो भी एक प्रमाण है। तो प्रॉब्लम क्या है कि रिकॉर्ड्स सारे हमारे बुक्स में हैं, वो बुक्स हमारी छुपा दी गई हैं या हमारी इंस्क्रिप्शंस छुपा दी गई हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। हमारा तो मोटो है सत्यमेव जयते। तो इसलिए जब मैंने रिसर्च शुरू करा तो मैंने जो तथ्य पाए कि राजघाट एरिया जो है, जिसको राजघाट अभी भी कहते हैं, वहां युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ हुआ था। अब आपको याद है महाभारत में लिखा है कि ऑलमोस्ट 100 मोस्ट पावरफुल रूलर्स उस समय के आए थे उस यज्ञ में, उनके राजस्व यज्ञ में। तो वो एक स्थान है जो महाभारत से रिलेटेड है। मेहरावाली जो मेहरौली है, वहां पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है शक्ति पीठ मंदिर, तो योग माया मंदिर भी उसको कहते हैं। तो वो भी कृष्ण के टाइम से स्थापित है। पुराना किला के अंदर एक कुंती मंदिर है, वो भी उस समय से है। और पुराना किला के अंदर ईशान कोश में जो मस्जिद है, उसके अगर आप पिलर्स देखेंगे, वो पिलर्स में हिंदू मोटिव्स है। जैसे कि कुतुब मीनार में जितने भी 27 नक्षत्र के मंदिर थे, वो भी हिंदू मोटिव्स के थे। तो ये इंद्रप्रस्थ से रिलेटेड लोह स्तंभ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये सारे उनके वंशज थे। तो वंशावली हमें बताती है कि ये सारे वंशज ने यहाँ पे रूल करा। देखिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कभी कभी क्या था कि जो राजा जैसे कि पंचाल में है उनका वंशज वहां से रूल कर रहा है, कोई जम्मू, कलहन का मेंशन है, जम्मू में था इनका वंशज, वो वहां से यहाँ रूल कर रहा था, उससे इसका नाम पड़ा अंगपाल। हर्षवर्धन जी ने अपना नाम लिया था अंगपाल, तो ये कुरु का अंग था और वो उसके पालक बने, तो अंग के पाल। तो यहाँ के जो तोमर राजा आए थे उनका नाम भी अंगपाल बन गया था। तो ये जो नीरज जी, अनंगपाल मेरे ख्याल से जो राजा पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, उनका नाम महाराजा अनंगपाल था। और अभी आप जो मेहरौली या मेहरावली की बात कर रही हैं, उसके पास ही महाराजा अनंगपाल ने एक बहुत विशाल किला बनवाया। हाँ, लाल कोट है वहाँ। हाँ, उसका नाम लाल कोट है। और उसकी मैं खुद देख के आया हूँ। उसकी जो किले की दीवारें हैं, वो अब तक के किसी भी किले की दीवारों से मोटी दीवारें हैं। हाँ, यानी उस समय के हिसाब से हाँ, बहुत जबरदस्त और मजबूत किला। नहीं, अनंगपाल उनका नाम नहीं, अनंगपाल एक टाइटल था, उनका नाम अलग है हिस्ट्री में। अनंगपाल एक टाइटल था और उनका नाम अलग है। तोमर वंश का नाम, बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, मैं आपने एकदम से लास्ट मिनट कहा, इस समय मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये अनंगपाल भी बातचीत करेंगे। हाँ, लेकिन इंद्रप्रस्थ पे बात करते हैं। हाँ, इंद्रप्रस्थ पे बात करते हैं। जी मनीष जी, नीरा जी ने बहुत मेहनत कर एक तैयारी की, नाम बदले गए पिछले कई समय, जैसे अक्टर रोड का नाम बदलने की बात आई, ये रोड बदलने की बात आई, मुख्य प्रधानमंत्री के आवास का नाम बदला गया। कई परिकल्पनाएं लोगों के दिमाग में घर कर रही हैं, क्योंकि ये कोई एक नाम रखना बदलना ये आज की प्रक्रिया नहीं है, ये चलती आई है। जब जब राजा बदले नाम बदले गए। आज कोई नई प्रक्रिया नहीं हो रही है। लोग अगर इसका विरोध करें, समर्थन करें, बिल्कुल गलत बात है। नाम बदलने की प्रक्रिया चलती रही। अगर दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाता है तो ऐसे में सामाजिक परिदृश्य क्या करेगा, क्योंकि आप सामाजिक व्यक्ति भी हैं और सोशलिक भी हैं और राजनीतिक भी करते हैं। ऐसे में राजनीतिक इसका अर्थ क्या निकालेगा अगर दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया? शिव कुमार जी, आप ये बात समझ लीजिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर योगी आदित्यनाथ ने चाहा कि इलाहाबाद का नाम प्रयाग किया जाए, तो उन्होंने सख्ती से निर्णय लिया और नाम बदल दिया। लोगों ने मुगल सराय के नाम का विरोध किया, लेकिन प्रयाग के नाम का विरोध कम हुआ। और अगर जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनशक्ति मिल जाती है,
तो नाम बॉम्बे का मुंबई और मद्रास का चेन्नई होता है, जहां विरोध का एक भी स्वर नहीं होता। मुंबई के नाम को बदलने का स्वागत हुआ, बॉम्बे का नाम बदलने का मुंबई रखने का स्वागत हुआ। तो दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखने में मैं समझता हूं किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मुगल सराय का नाम या इलाहाबाद का नाम जब रखा तो मुस्लिम कल्चर से हिंदू कल्चर पे नाम आया, तो लोगों में कहीं ना कहीं अपने धर्म की बात को रखने के हमारे धर्म का नाम हटाया जा रहा है, हमारी मेजोरिटी इससे कम हो रही है, हमारी स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, ऐसी कोई फीलिंग ला सकती है। पॉलिटिकल लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दिल्ली, इसको अगर इंद्रप्रस्थ कर देते हैं तो इससे किसी के राजनीतिक व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी चाहें या माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम होगा। हम जानते भी हैं कि दिल्ली हमेशा से इतिहास का केंद्र रहा है, और ये इसका मतलब इसके मूल में महाभारत ही तो था। और हमें कितने सबूत चाहिए, जहां तिलपत सोनीपत की बात करते हैं, आपको बता दूं, नोएडा के पास एक ऐसी जगह है जहां द्रोणाचार्य का मंदिर है, जहां पर द्रोणाचार्य न कहें एकलव्य का मंदिर है। ये वह जगह है जहां वन में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अपना अंगूठा मांग लिया था। और कितने सबूत चाहिए, और कितने कोइंसिडेंस बनेंगे। जिस तरीके से रामायण और महाभारत के काल में हर घटना का एक रूप और प्रतिरूप होता था, उसको किसी और स्टोरी से कनेक्शन किया हुआ कोई रीजन होता था, ऐसे ही स्थान स्थान पर कनेक्ट हो रहा है। कहाँ अज्ञातवास हुआ, कहाँ उन्होंने, देखिए एक जगह है पाकिस्तान में, वो स्थान है जहां पे ताल था और यक्ष में और युधिष्ठिर में वार्तालाप हुआ। वो जगह उनके अज्ञातवास का अगर डिस्टेंस देखे, वो कहाँ गए, रास्ते में पड़ा तो उन्होंने कैसे बात की, वो वहां से कनेक्ट हो रहा है। तो पूरा जब भारत वर्ष कनेक्ट हो रहा है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि दिल्ली इंद्रप्रस्थ है। और एक इम्पोर्टेंट सरकार चाहे तो एक आयोग बनाकर उसको एक समय अवधि बना दे कि 2 साल 3 साल का, और नीरज मिश्रा जैसे लोगों को उस आयोग के अंदर रखा जाए जो ये रिसर्च करके इसको डॉक्यूमेंट करें, और सही और सच्चा जो भी संभव हो प्रमाण बना के दें, और उस प्रमाणों आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाए, चाहे इसमें 1 बरस 2 बरस का समय लगे। जी मैं कुछ इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। एक पहली बात तो ये है कि मेरी ये किताब थी इंद्रप्रस्थ रिविजिटेड, जो मैंने 2016 में बनाई थी, और इसका मैंने स्वामी जी को मेरी अपनी ये किताब दी थी। इसमें पूरे तथ्य के साथ हमने लिखा था। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंद्रप्रस्थ की जो फाउंडेशन स्टोन लेड हुई थी वो करी थी श्री कृष्ण ने। आज हम इस धरती को, इंद्रप्रस्थ को, इतने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हमारे जो सांस्कृतिक मान्यता है कि हमारे जो, चाहे हमारे पिता माता हो या हमारे पूर्वज हो, उनकी हम अगर सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे घर में कलेश होगा। इंद्रप्रस्थ का स्थापना कृष्ण जी ने करी, कृष्ण की भूमि को, और ये धर्म की लड़ाई थी। धर्म का मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, एक सही रास्ते की तरह से आदमी को चलना चाहिए। तो इंद्रप्रस्थ को नाम अगर हम पुनः करते हैं तो एक तो हम अपने पूर्वजों को एक सम्मान दे रहे हैं कि आपने हमारे लिए यमुना किनारे एक इतना भव्य हमें एक जगह दी, और हम अपने पूर्वजों को करते करते एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो रहा है कि वो भारत में जो एक सभ्यता, संस्कृति और एक कहते हैं अध्यात्म का जो एक ज्ञान का जो वो एक हमारा सरोवर था, वो सरोवर को हम हाईलाइट करेंगे। और इंद्रप्रस्थ पॉलिटिक्स के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जगह रही है महाभारत के टाइम से और आज तक। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कब बनी? महाभारत के टाइम पे। उसका नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। अगर हमको अपने देश को उसी ऊंचाई तक लेके जाना है तो हमें अपने उन जड़ों को सींचना है जिस जड़ों ने हमें उस ऊंचाई को पहुंचाया था, और वो है नाम इंद्रप्रस्थ। क्योंकि यहाँ हम इंद्र की भी पूजा कर रहे हैं, हम कृष्ण की भी पूजा कर रहे हैं, हम सारे उन पंचकों की पूजा कर रहे हैं,
उनको एक तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि इस जगह को आपने हमें दिया। तो इंद्रप्रस्थ पॉलिटिकल सेंटर होने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। यहाँ बुद्धा से रिलेटेड रिमेन्स है, यहाँ अशोका के वो मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, और यहाँ पे जैनियों के ग्रंथों में बहुत सारे प्रमाण है। कहते हैं कि बुद्धा की जो वो बन के जाती थी ब्लेड और सुइयां, वो इंद्रप्रस्थ से बन के जाती थी। तो हर पीरियड में हमारे पास इंद्रप्रस्थ का एक महान इतिहास है। हमें अपने देश को, जो हम कहते हैं कि ये विश्व गुरु था, विश्व गुरु बनाना है, और उसका अस्तित्व, अपने अस्तित्व को जब आप आगे लेके आते हैं तब आपकी प्रोग्रेस होती है, तब आपकी तरक्की होती है, तब आपकी एक तरह से पहचान होती है। तो हमारी अपनी पहचान को हमें स्थापित करने के लिए और अपने देश के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए इंद्रप्रस्थ होना बहुत जरूरी है। जी मनीष। नीरा जी, शिव कुमार जी, नीरा जी ने एक बड़ी अच्छी बात ये कही कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपके पितर संतुष्ट नहीं हैं, इस बात का जिक्र डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी किया कि अगर आपके पितर संतुष्ट नहीं है तो आपके घर में कलह रहेगा। इस बात का जिक्र उन्होंने ट्वीट में भी कहा, और कहा कि अगर हम इसका नाम बदलते हैं तो हमारे जो पूर्वज हैं, देखिए भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। जो डॉक्टर नीरा जी की बात से जो निकल के आता है, वो हमारे भगवान तो हैं अपने कर्म से, लेकिन रिश्ते में वो हमारे पूर्वज हैं। तो ऐसे अपने पूर्वजों को प्रसन्न करेंगे तो यह देश वापस गति पाएगा। हम कितने प्रमाण लें आप ये समझिए। मैं एक छोटा सी बात और बताता हूं आपको। एक जगह याद होगा, धौलपुर, ये वो जगह है जहां मुचकुंद, ठीक है, अपनी तपस्या करके सोए हुए थे। भगवान कृष्ण ने उनका सहारा लेकर कैसे कालियवन को मारा था। और ये कालियवन वो है जो ब्राह्मण पुत्र था लेकिन यूनान में जाके बस गया था। कालियवन यूनान से है, तो यानी हमारी संस्कृति और सभ्यता इधर यूनान तक फैली हुई थी, तो इधर जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड तक फैली हुई थी। और आपको बता दूं, पुराना नाम श्याम था। श्याम आज भी आप जाएंगे तो वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम, बैंकॉक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम श्याम है। विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो अंकोर वाट कंबोडिया में है। मतलब ताज्जुब होता है कि वो लोग हमारे गणेश को यूज करते हैं अपने रुपयों के ऊपर इंटरनेशनल। वो पूरा जम्मू द्वीप का हिस्सा था। और कंबोडिया का ये मंदिर, नीरा जी, ये मंदिर खो गया था। एक जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की खोज की, उसी तरीके से दो अंग्रेज लोगों ने उस अंकोर वाट की खोज की। बहुत विशाल, कई 100 एकड़ में मंदिर बना हुआ है। तो समझिए हमारे देश को कहां तक फैला हुआ, और उनका केंद्र क्या, इंद्रप्रस्थ। और उसका ही नाम हम सही नहीं लेते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम नाम चेंज करेंगे तो 100% ये सत्य है कि स्थायित्व तो आएगा, देश में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो ये जो अंदरूनी ताकत जो है, देखिए दिल्ली में बहुत सारे वो होते थे, अटैक्स होते थे। तो कुछ महान पुरुषों ने कहा कि यहाँ जगह जगह आप भैरव बाबा के मंदिर बैठाइए तो बाहर से अटैक नहीं होगा। भैरव बाबा के मंदिर दिल्ली में 5 जगह बहुत स्थापित है, अटैक बाहर से नहीं हो रहा है। लेकिन एक अंदरूनी एक जो कलह मच गई है, उसको शांत करने के लिए हमें अपने पूर्वजों को शांत करना है और हमें अपने पूर्वजों को याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट। आप बिलीव करोगे, जब मैंने इंद्रप्रस्थ फेस्टिवल पुराना किला में करा तो इंडोनेशिया से टीम आई थी 15 लोगों की। उन्होंने यहाँ हमें अपने देश में किस तरह से इंद्रप्रस्थ की कहानी बताई जाती है वो हमें दिखाया। तो वो लोग इंद्रप्रस्थ को सेलिब्रेट कर रहे, उनकी यूनिवर्सिटी का नाम इंद्रप्रस्थ है। हम अपने इंद्रप्रस्थ को भूल के रह गए। तो हम अपने अस्तित्व को, अपनी असलियत को नहीं पहचानेंगे तो हम अपने आप को कैसे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। नीरा जी, यहाँ एक सवाल बनता है, जब आपने अस्तित्व को लेकर बात की, हम भारत में अपने पुराने अस्तित्व को लेकर काफी दिनों से नकारते चले आ रहे हैं। हम अपना अस्तित्व बदलते गए, दिनों दिन हमारे सामने कई आपदाएं आई, कई ऐसी चीजें आई जो हम नहीं चाहते थे, और ये सब अस्तित्व में ही अभी हम एक महामारी से और जूझ रहे हैं। कई देश हमसे छोटे छोटे देश थे जो हमारे अगल बगल थे, लेकिन वो अपने अस्तित्व पे कायम थे। उनके यहाँ
वो हमारा चाहे नेपाल रहा, चाहे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपने अपने अस्तित्व पर जो कायम रहेगा उसके साथ भगवान होता है, उसकी अपनी अंतरात्मा देश की होती है। और जहां अपने अस्तित्व के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने लगते हैं तो जाहिर तौर पर हमारे साथ दैवी आपदाएं, दैवी हमले हमारे साथ शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर इंद्रप्रस्थ नाम इस समय सरकार सपोर्ट करती है तो इसके क्या क्या फायदे होंगे जो आपको लग रहा है? इंटरनेशनल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, हम अपने आंतरिक देशों के मामले में, हमारे देश में अंदर इसका क्या असर दिख रहा है? जो आपने कहा कि पितृ अगर खुश रहेंगे तो हम कई तरीके के बवालों से बचेंगे, दैवी आपदा, आंतरिक असहयोग, आंतरिक आंदोलन, बहुत कुछ टिका हुआ है। दिल्ली देश का दिल है। मुंबई का नाम बदला, आर्थिक नगरी थी, उससे उतना असर पड़ा। अगर दिल्ली का नाम बदला जाएगा तो पूरे देश का एक भौगोलिक ढांचा बदलेगा, पूरा एक सिस्टम बदलेगा। ऐसे में क्या रहेगा? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज और नोट करी जाए कि इंद्रप्रस्थ हमेशा इंद्रप्रस्थ रहा था। दिल्ली जो एरिया बना था वो मेहरौली वाला एरिया बना था, ठीक है, तो उसको दिल्लीपुरा या दिल्ली का कहा जाता था। तो वो अगर हम टॉलोमी के, अलेक्जेंडर के टाइम के टॉलोमी के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो उसमें दिल्ली का भी दिया है इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ हमेशा माना गया। तो कहना चाहिए कि दिल्ली एक छोटा सा भाग था। उसके बाद जो किसी का होता है ना, किसी का नाम राजेश है, उसको राजू राजू बोला जाता है, तो वो राजू फेमस हो जाता है और राजेश घूम जाता है। तो दिल्ली के साथ यही हुआ है कि असली नाम गुम गया और पेट नेम जो उसका बुलाने वाला नाम हो गया। इसके फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, जैसे हमने कहा, कि हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देंगे और उस आशीर्वाद से यहाँ पे बहुत सारी जो कलह है वो शांत होगी। नंबर 2, हमारे जो आपस के हमारे जो लोग हैं उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी कि हाँ, हम अपने देश में हैं, हमारा ये अस्तित्व है। और वो अभी जो हमको बताते हैं कि भाई ये इंद्रप्रस्थ है, तो वो कहते हैं कौन सा इंद्रप्रस्थ, कहाँ इंद्रप्रस्थ, हमें तो मालूम ही नहीं है। तो वो कनेक्ट होंगे अपने जड़ों से। जो आदमी अपनी जड़ों से कनेक्टेड हो जाता है वो स्थिर होता है और उसका पेड़ फल फूल के बड़ा होता है। जो अपनी जड़ों से कट जाता है, अभी हम अपनी जड़ों से कटे पड़े हुए हैं। हमारे को कहीं 2 बूंद पानी मिल जाता है तो हम एक पत्ता निकाल देते हैं, लेकिन हमारा पेड़ खड़ा होना चाहिए जड़ों के ऊपर, और हमारी जड़ इस जगह की इंद्रप्रस्थ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हमारे यहाँ भूमि पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। आज भी आप जाएंगे तो हर गांव में, अरे मैं द्रौपदी पर रिसर्च कर रही हूँ तो मैं चेन्नई गई थी, वहां पे द्रौपदी अम्मन का जो मंदिर है आज तक वहां उनकी पूजा होती है। और कहते हैं कि हमारे हर मोहल्ले में एक हमारी कुल देवी है, जैसे हमारे यहाँ हर जगह होती है। तो यहाँ का जो कुल देवता है, यहाँ का कुल देवता, कुल देवी यहाँ की यमुना माँ है और कुल देवता यहाँ के श्री कृष्ण है। तो उनकी एक कहते हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा। इंटरनेशनली तो देशवासियों को एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ फीलिंग कि भाई हाँ, हमारा, हम अपनी पहचान को हम कायम कर रहे हैं। दूसरी चीज होगी, इंटरनेशनली एक मैसेज जाएगा कि हाँ, भारत अब सक्षम है अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, बचाने के लिए। जो एक मैसेज जा रहा है कि भारत टूट गया, भारत टूट रहा है, भारत में ये कलह हो रहा है। और अगर हमारा देश का ये मैसेज जाता है तो हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे फर्क पड़ता है। तो भारत का एक इंटरनेशनल इमेज जो इस समय 8-6 साल में बना है वो और मजबूत होगा कि भारत ने एक दृढ़ निश्चय लेके अपने पुराने विश्व गुरु बनने के एक जो उसका दायित्व है दुनिया के प्रति, उसको निभाने के लिए फिर से तैयार हो गया है। ताकत ऐसे ही बढ़ेगी शिव कुमार जी, जैसे यहूदियों ने अपने आप को पहचाना, रीडिस्कवर किया। 1 करोड़ से कम है, लेकिन इजराइल की ताकत आज पूरे विश्व को पता है। बिल्कुल ऐसे ही, और जैसा कि अभी नीरा जी ने कहा कि हम जड़ों से कट गए, अरे कटे क्यों ना। जिस देश को जब 200-300 क्या 500-700 साल के बाद आजादी मिली, तो हमने अपना पहला शिक्षा मंत्री कौन बनाया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि हिंदुस्तानी ही नहीं थे। वो हमारे देश के नहीं, ना भारतीय मूल के भी नहीं थे, और 10 साल राज्य किया। तो उन्होंने अपनी शिक्षा में इस्लाम को और इस्लामी राजकाज को ही सब जगह
आगे बढ़ाया। आज भी आप देखेंगे पुलिस में FIR कराने जाएंगे तो उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल होता है और वही कल्चर चला आ रहा है। अन्यथा होना तो ये चाहिए कि अगर हम अपनी अपनी पीढ़ी से जुड़ना शुरू करेंगे तो विश्व को ऐसा महसूस होगा कि मानो ये देश अब पहली बार अपने आप को अंगड़ाई ले रहा है, तरुणाई ले रहा है और ये उठ रहा होगा। संभवतः तभी वो समय होगा जब भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर अपना कदम तेजी गति से बढ़ाएगा। बढ़ा रहा है आज भी, लेकिन तेज गति तब शुरू होगी जब हम इस तरीके से अपने प्रतीकों को, अपने सम्मान को गर्व से कहेंगे। हमें बताया ही नहीं गया कि इंद्रप्रस्थ भी कोई जगह है। हमें तो किसी तरीके से हमारे अस्तित्व को इस गुलामी के जाल में ऐसा ढक दिया गया कि हम कभी सम्मान से खड़े ना हो पाए। ऐसी कुचेष्टा हमारे धर्म और हमारी आन बान शान के साथ की गई। हमें कहीं ना कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। अपने देखिए, हमें अपना लोकल इतिहास पढ़ाना चाहिए। वो हमारा महाभारत में शुरू में ही लिखा है कि ये इतिहास है। महाभारत शुरू ही उससे होता है कि ये इतिहास है। तो हमारे इतिहास को नहीं पढ़ाया जाएगा तो हम अपने जड़ों को कैसे पहचानेंगे? तो बिल्कुल नीरा जी, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि हम अपने इतिहास की बात सुनने को राजी नहीं है। लेकिन वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि अब जो नई पद्धति आई है उसमें हम अपने इतिहास को ही बदल रहे हैं, जो बातें हमारी थी। तो ये आरोप क्यों लग रहा है मनीष जी? आप शिव कुमार जी ये बताइए, इंडोनेशिया मलेशिया में चले जाइए, वहां आज भी रामायण होती है। वो सब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं हम धर्म बदला है हमने, लेकिन बाप दादे नहीं बदल दिए हैं। यस, है ना? जो देश में जो मुसलमान अपने नाम के आगे राणा लिखते हैं तो वो, है ना, तो वो कौन है? जो मलिक लिखते हैं वो कौन है? जो चौधरी लिखते हैं वो कौन है? वो सब हिंदू ही है। वक्त की बात है, परिस्थितियों की बात है, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन पूर्वज उनके और हमारे सेम है। यही बात हिंदू और मुसलमानों को जोड़ती है। हमारी एकता का सूत्र यह होना चाहिए, जैसे इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी अपने पूर्वजों को याद रखते हैं, थाईलैंड अपने पूर्वजों को याद रखते हैं, हमें भी रखना पड़ेगा। नीरा जी ने बौद्ध धर्म की बात की और अशोक की बात की। आपको बता दूं, दिल्ली में एक ऐसा स्थान है जहां अशोक का शिलालेख रखा हुआ है। चीन, जापान, ईस्ट ऑफ कैलाश में, वहां लोग जाके पूजा करते हैं और दिल्ली के लोगों को पता ही नहीं है। दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स में इसका नाम ही नहीं है, जबकि जापानियों से भरी हुई बसें आती हैं, वो सिर्फ पूरे दिल्ली में उसी स्थान का अवलोकन करके वापस अपने देश लौट जाते हैं। दिल्ली का जानते हैं, दिल्ली का नाम एक्चुअली दिल्ली क्या हो गया है? इट इज अ सिटी ऑफ ग्रेव्स, इट इज अ सिटी ऑफ टूम्स। आपको कोई है यहाँ पे क्या क्या सजाया जा रहा है? एक आपको सफदरजंग में टूम सजाया जा रहा है, एक हुमायूं का टूम सजाया जा रहा है, एक कुतुब मीनार के पास एक टूम है वो सजाया जा रहा है। तो हम कब्रिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि हमारी संस्कृति कहती है कि क्या बोलूं उसके बारे में, मैं अभी बात नहीं करूंगी, इंद्रप्रस्थ के बारे में बात करूंगी। लेकिन आई थिंक इंद्रप्रस्थ का अस्तित्व जब तक नहीं आएगा, कृष्ण भगवान को जब तक हम वापस यही यहाँ पे, इनफैक्ट इंद्रप्रस्थ के साथ साथ एक बहुत सुंदर कृष्ण और यमुना की मूर्ति यमुना किनारे होनी चाहिए। वहां यमुना आरती और कृष्ण आरती होनी चाहिए कि आपने हमें इतना सुंदर एक हमें एक ऐसी जगह दी है। देखिए यमुना की हालत क्या हो रही है। अब यमुना बेचारे बिना कृष्ण के कैसे जीवित रह पाएगी? हम सरस्वती वाला हाल उसका नहीं हो सकता। हमें अपने कदम को अभी संभालना है, ये समय आ गया है। हमें पॉलिटिकल प्रेशर थ्रू, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन इन भावनाओं को देश के प्रधानमंत्री को समझना होगा, देश के गृह मंत्री को समझना होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को समझना होगा। आपने जो उसकी सच्चाई थी उसको उजागर करने का काम किया है, और ये जो हम उजागर करने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तथ्य हमारे पास मौजूद हैं। उन तथ्यों को सरकार अवलोकन करे और जल्द से जल्द इस पर अपनी एक समीक्षा करे और एक आयोग का पुनर्गठन करे। उस आयोग में दोनों धर्मों से सभी समुदाय के सदस्य रखे जाए। धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। दिल्ली किसी मुस्लिम ने तो नहीं बैठाई,
तो हम धर्म की बात क्यों लाए? दिल्ली नाम से, दिल्ली उसका एक पेट नेम था, हम इसको इंद्रप्रस्थ क्योंकि इसका असली नाम कर रहे हैं, तो धर्म को बीच में लाना ही नहीं चाहिए। ये एक पॉलिटिकल कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है कि भाई हमारा जो असली नाम था, हम अपने असली नाम पे आ रहे हैं। इट्स अ लीगल इशू, पार्लियामेंट एक इशू पास करेगा, बात खत्म हो जाएगी। इसमें धर्म कहाँ से आ गया? दरअसल शिव कुमार जी, हमारे देश में अपना एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से रहा, अगर हम बात करें बचपन की, मैं बात करूं तो हमने जब भी सभ्यताओं की बात करी, हड़प्पा सभ्यता की बात करी या मोहनजोदाड़ो की बात करी, कभी हमने धौलावीरा की बात ही नहीं की कि गुजरात में धौलावीरा कोई जगह है, कहीं हमने बात ही नहीं करी, लोथल की बात नहीं करी जो हिंदुस्तान की जगह है, कभी हमने हरियाणा के पास हिसार की बात नहीं की, जहां पर राखी गढ़ी की बात नहीं की। 7000 साल पुराना कंकाल राखी गढ़ी में मिला है, हम उसकी चर्चा नहीं करते। जब मेरठ में लाक्षा ग्रह का पास चैरियट मिलता है, वो खबर नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं राजा के अलावा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अलावा जनमानस में भी ऐसी अवेयरनेस लाने की जरूरत है। ये मीडिया की जिम्मेवारी भी है कि इस चीज को आगे बढ़ाए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जिस तरीके से हमारे देश में किसी भी मामले की आप अवेयरनेस पुरानी कर रहे हो, पुरानी तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल कोरोना को लेकर हमें ये अवेयरनेस नहीं दे पाए कि आप मास्क लगा लीजिए, आप सोशल डिस्टेंस बना लीजिए, हम इसी को नहीं साबित कर पाए। आप पुरानी तो अवेयरनेस तब ला पाओगे जिस अवेयरनेस से हमारी जिंदगी बच रही थी, हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम उस देश के वासी हैं, अगर सरकारें मास्क लगाने पर चालान घोषित नहीं करती तो हम मास्क नहीं लगाते। अवेयरनेस तो हम तब फैलाएं। हम किसी भी अपने पुरातन की बात, आज इस शो पे अगर हम बहस कर रहे होते तो शायद व्यूअर 1000 देख रहे होते। आज हम अपनी पुरातन सभ्यता की बात कर रहे हैं तो देखने वाले 30 लोग हैं, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट, जिस तरीके से नीरा जी ने कहा, एक बहुत बड़ा शब्द, जब हम अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं, जब हम अपने पितरों से दूर जाते हैं, तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। उसके लिए तो हम जाके किसी पंडित से कहते हैं कि हमारे पितृ नाराज हैं, हमारा एक यज्ञ कर दीजिए, हमारा काल सर्प दोष उतार दीजिए, उसके लिए हजारों रुपया दे के आते हैं, हमारा कारोबार नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम उस बात को सुनने तक को राजी नहीं है। तो हम बदलने का, मैं आपकी बात का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, तो हम बदलने की बात तो तब करें, जागरूकता तब करें जब लोग सुनने को राजी हो। हम आज उस सभ्यता में चले गए हैं। अभी कोई बात इस तरीके की आए, अभी आप कोई बरगल बिल्कुल बेकार का वीडियो डाल दीजिए, अभी उस पर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। आप एक सभ्यता के लिए हमें, शिव कुमार जी, हमें जिम्मेवारी को समझना होगा। हमें समझना होगा कि देश को नीरा मिश्रा जैसे लोगों की जरूरत है, इनको साधुवाद करते हैं और ये परिदृश्य बदलने की जरूरत है। आज जिस तरह की जिंदगी हो गई है, सुविधा होगी, जो लाइफ हो गई है ना, हमें इस स्थिति से घबराना नहीं है। स्थिति जो है हमने ही पैदा की है, हमें ही इसे ठीक करना होगा। बस यही ध्येय लाइफ का बनाना होगा। और जैसे कहते हैं ना, एक बुलंद इमारत के लिए कुछ लोगों को जीवन भर को जमीन के 7 हाथ नीचे अंधेरे को चूमना होगा, तब कुछ जनरेशन बुलंद इमारत देख पाएंगी। तो नीरा मिश्रा जैसे कुछ लोग अगर रिसर्च करके अपना जीवन इस तरीके से लगा देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य सुनहरा होगा, शानदार होगा, चमकीला होगा। नीरा जी, हमारे पास तथ्य है और मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। क्या कहना चाहेंगी, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? क्या दिल्ली सरकार से, क्या केंद्र सरकार से, क्या किया जाए इस पूरे मामले पर? इसमें बहुत सिंपल मामला है, ये एक पार्लियामेंट्री डिसीजन होगा, क्योंकि दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट। इसकी जो भी डिसीजंस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड वगैरह ये सब चीज जो होती है वो उसमें आती है। तो एक पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास होके इसको दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा, तभी ये आगे हो सकता है। और दिल्ली सरकार, जो मेरा इंफॉर्मेशन है कि दिल्ली सरकार इसमें खास तो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि दिल्ली का जो मेन मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है ये।
और दिल्ली सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए और दिल्ली सरकार को भी सेंटर से ये कहना चाहिए कि देखिए हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ की जो असली देवी देवता है, जो यहाँ की जो असली स्थापक है यमुना मैया और कृष्ण भगवान, उनको हमें पुनर् करना है, उनको सम्मान देना है और इस जगह का नाम इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। आपको एक घटना बता दूं, इंद्रप्रस्थ जब बना था उसके पहले श्री कृष्ण ने माँ यमुना के साथ, माँ कलिंद्री रूप जो माँ यमुना है, यमुना किनारे शादी करी थी। अब हमारे यहाँ जो पुराने जमाने की जो पहले जमाने की जो शादी का कॉन्सेप्ट था कि जब हम एक दूसरे के पास, मतलब ये होता था कि हम एक दूसरे के संरक्षण बनेंगे, तो यमुना माँ ने संरक्षण करने की दी कि तुम यहाँ अपनी नगरी बसाओगे, हम उसकी संरक्षण करेंगे, और उन्होंने कहा कि यमुना माँ मैं तुम्हारी जीवन भर सेवा करूंगा। तो आज हम लोग दोनों के लिए अपने उन दोनों के लिए इतनी जो सब कुछ करा पांडवों ने, हम क्या कर पा रहे हैं? ये तो सच्चाई को, गहराई को जब तक हम अपने इतिहास को नहीं स्वीकारेंगे, अपने अस्तित्व को नहीं स्वीकारेंगे, हम अपने जब माता पिता को नहीं पहचानेंगे तो हमारी क्या पहचान रहेगी? बहुत बहुत सही बात है। मैं आपको एक और बात करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, एक शहर फिरोजाबाद से। वहाँ सभी मैं आपके बगल से हूँ, मैं फरुखाबाद से हूँ, कामपेल्ले जो नगरी है फरुखाबाद में, फिरोजाबाद में मेरे बहुत रिश्तेदार हैं। हाँ, तो वहां पे क्या है, जैसे किसी परिवार में कोई संकट आता है तो वो अपने पूरे कुल खानदान को इकट्ठा करके एक, इसे कहते हैं, देवता की स्थापना करते हैं। और वो इतना जरूरी काम होता है कि बेटे की शादी में कोई आए ना आए, बेटी की शादी में ना आए, उस स्थापना में सबको आना होता है। जो नहीं आता वो संकट में जाता है। तो जब एक परिवार और कुल को अपनी रक्षा के लिए स्थापना अपने देवता की करनी पड़ती है, तो ये कितना अक्षम्य अपराध हम हजारों सैकड़ों सालों से करके बैठे हैं कि अपने स्थान दिल्ली का नाम तक अपने बताए हुए पूर्वज भगवान श्री कृष्ण के नाम पर नहीं रख पाए हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, अमित शाह जी और अनिल बैजल जी, गवर्नर दिल्ली, और केजरीवाल जी से आग्रह करूंगा कि शीघ्र दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करो। देखिए, नामकरण जो करा जाता है वो बहुत सोच समझ के करा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, इसी तरह से जगह का भी नाम बहुत सोच समझ के रखा जाता है। तो इंद्रप्रस्थ का नाम रखा गया था, इसीलिए ये दुनिया की उस समय की बहुत एक नॉट ओनली भव्य और प्रॉस्परस और संपन्न राजधानी थी, पर पॉलिटिकल सेंटर ऑफ पावर था। पॉलिटिकल सेंटर ऑफ पावर आज भी है, लेकिन वो हिल रहा है। मैं समझता हूँ ये विश्वकर्मा जी की बनाई हुई नगरी थी, विश्वकर्मा की बनाई थी। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि इसका नींव श्री भगवान कृष्ण भगवान ने ली थी, और विश्वकर्मा स्वयं आए थे। और माया दानव जो बहुत बड़े एक आर्किटेक्ट, जिनको हम लोग अपनी पे बोलते हैं, उन्होंने वो पूरा महल बनाया था जो कि पांडव वाला एरिया था, पुराना किला का एरिया। लेकिन पूरी नगरी की जो प्लानिंग आप देखेंगे, क्या जबरदस्त प्लानिंग थी। उन्होंने जितने पेड़ काटे थे उससे ज्यादा पेड़ लगाए थे। फ्लोरा फौना अपने, मतलब ये तक मेंशन्ड है कि क्या क्या पेड़ लगे थे, क्या क्या जानवरों को वापस यहाँ पे रिस्टोर करा गया था। तो ये कहते हैं ये पहली ऐसी नगरी थी, ये दिल्ली की पहली प्लान्ड सिटी है और ओनली प्लान्ड सिटी है। क्योंकि जो अंग्रेज बोल के गए हैं ना कि तुगलकाबाद सिटी या सिरी सिटी या कौन सी शहजानाबाद सिटी, ये सब छावनी है, ये सब छावनी है। सिटी एक ही बनी थी यहाँ, वो थी इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ को अपना अस्तित्व वापस लाने के लिए मैं पुनः आग्रह करूंगी, केजरीवाल जी भी अपनी तरफ से प्रयास करें, क्योंकि केजरीवाल का टेक्निकली नहीं तो लेकिन एक दायित्व, वैसा दायित्व तो बनता ही है, आध्यात्मिक दायित्व बनता है कि जिस जगह की वो रूल कर रहे हैं उसका अस्तित्व कायम करने में केंद्र सरकार को पुश करे, और केंद्र सरकार इसको आगे जो भी प्रक्रिया है उसको लेके आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष जी का और नीरा जी का। नीरा जी का विशेष इसलिए कि शॉर्ट टाइम में हमें समय दे दिया। हम जल्दी इस पर पूरा फोकस करेंगे और एक शो करेंगे जिसमें कि स्वामी जी को भी इनवाइट करेंगे। हाँ, स्वामी जी, और उन्होंने जिस जो हमारे जो बहुत सारे जो वो है ना, हमारे जो ऋषि लोग हैं, जो कि जो हमारे आचार्य लोग हैं, गुरु लोग हैं, उन्होंने भी बोला है ये
आप बिलीव नहीं करोगे, स्वामी अच्युतानंद जी जो आते हैं दिल्ली में, वो प्रोग्राम करते हैं तो शुरुआत करते हैं जम्मू द्वीपे, भारत खंडे, आर्यवर्ते, इंद्र प्रदेश देश। तो इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ। हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर एक बार आपका पुनः दोनों लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जल्दी फिर हाजिर कैंपेन लगाइए, अपने चैनल के थ्रू एक कैंपेन चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक कैंपेन चलाता हूं, मैं आपका सहयोग लूंगा और बिल्कुल कैंपेन चलाऊंगा। और दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ नहीं होगा तब तक प्रोग्राम चालू रखेंगे। हाँ, और दिल्ली की पहली रानी कौन थी? दिल्ली की पहली रानी कौन थी? द्रौपदी जी। जिस तरीके से इसमें महिलाओं को भी जोड़ने है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखने की बात कई बार मीडिया में आई, लेकिन बात वहीं के वहीं दब जाती है। लेकिन अब देखना यह है कि इस बार स्वामी जी ने इस पूरे मामला पर एक पूरी रिसर्च करके ट्वीट किया है कि द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट इस पूरे मामले के पीछे अब अपना पूरा डॉक्यूमेंट्री, पूरा तथ्य लेकर आया है। तो अब देखना यह होगा कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ कितने दिन में होगा, कितनी जल्दी होगा, यह सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन क्या दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ ही था? यह तथ्य मीरा जी को प्रस्तुत करने हैं और इन तथ्यों पे ही दिल्ली का नाम फिर इंद्रप्रस्थ कब होगा, यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच पर टिका हुआ है। वो कब आके बोल दें कि दिल्ली अब इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाएगी। इसी के साथ फिर जल्दी हाजिर होंगे दिल्ली इंद्रप्रस्थ कब होगी इसी मामले को। तब तक आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।